Namaskar and welcome to my class. Today we will discuss chapter 1 in history, that is the bricks, braids and the bone. इतिहास के चैप्टर 1 की हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ द नेम वाज द bricks, braids and the bone. Actually this subject is dealing with the Harappan civilizations. You have read in class 7 or 8 that how was the Indus Valley civilization or Harappan civilization. इतिहास के आप उन पन्नों की हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि आप पहले से भी फैमिलियर होंगे. 7-8 क्लास में आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली civilization. So this chapter is talking about all that things कि उस समय वो civilization जो था इंडस वैली civilization, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, जिसका लिखित विवरण तो है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है. और एक्चुअली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी लिपि एक चित्रलिपि कह सकते हैं, चित्रलिपि थी और अभी भी बहुत सारे उसके अवशेष मिले हैं. तो उन अवशेषों के आधार पे ये पूरा चैप्टर का वर्णन है. और जहाँ तक इस सभ्यता की बात है तो ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन 2300 BC से 1700 BC के बीच में रहा. यह अप्रॉक्स 2500 से 1700 ईस्वी के बीच में रहा. ये विभिन्न बुक्स कुछ अलग अलग इसका डेफिनेशन देते हैं कि इनका काल ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो NCERT में शायद 2600 से 1700-1800 के बीच में लिखा हुआ है. तो हड़प्पन सील के बारे में बात किया गया है कि इसमें चर्चा हो रही है ब्रिक्स की, ब्रेड्स की, बोन्स की, यानी कि उस समय घरों में बनने लगने वाले जो ब्रिक्स थे, ईंटें जो थी वो किस तरह की थी. मोतियों का भी इस्तेमाल होता था, हड्डियाँ थी, वो सभी के का अध्ययन इसमें किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि दिस सिविलाइजेशन वेयर दैट एग्जिस्ट, किस प्लेस में, कौन से जगह पे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था. तो ये इंडिया के अगर हम बात करें, इंडिया का जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इलाका है, जिसमें कि हम गुजरात, राजस्थान, कुछ इलाका हम राजस्थान, फिर आपका पूरा पाकिस्तान का इलाका, अफ़गानिस्तान, ये सारे इलाके जो हैं ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र माना गया है. और यहाँ विभिन्न समय समय पे यहाँ खुदाइयाँ होती रहीं और यहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंस मिलते रहे. तो उन्हीं सभी एविडेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे. ये सभ्यता कैसी थी और किस तरह के लोग इसमें रहते थे. इस एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, व्हाई द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशंस कॉल्ड. एक्चुअली दिस सिविलाइजेशन इज नियर अबाउट द इंडस रिवर. तो इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता हुई, बसी है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया. और इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हम देखेंगे कि इंडस नदी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इंडस, रावी, सतलज, ब्यास, बहुत सारी नदियां हैं. तो जितने भी अभी तक सभ्यताएं हुई हैं वो जनरली किसी न किसी नदी के किनारे ही उसका बसाव हुआ है. कहते हैं कि आवश्यकता ही हम लोगों को किसी आविष्कार करती है या किसी भी जगह सेटल होने को मजबूर करती है. अगर हम शुरुआत से बात करें, हमारा जो पीरियड था जब हम जंगलों में रहते थे, हम शिकार पे निर्भर थे, तो हमने क्या सीखा,
हमने सीखा जंगलों से, हमने खेती सीखा, कृषि, एग्रीकल्चर, वी लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर। तो जब भी एग्रीकल्चर हमने सीखा, देन सो फॉर एग्रीकल्चर द रिक्वायरमेंट इज़ द वाटर। सो जहाँ नदियाँ थी वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी आसानी से उपलब्ध थी। तो लोग क्या हुए कि वो उस नदी के किनारे बसना स्टार्ट हो गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे ही सिविलाइजेशन में से एक है जिसमें कि नदियाँ के किनारे ये लोग बस गए। सो इन नदियों में क्या होता था कि नदियाँ से पानी लिया जाता था एग्रीकल्चर, पीने के लिए, और लोगों का एक जगह जब खाना उपलब्ध हो जाए तो फिर वाई दे आर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, वो क्यों इधर उधर घूमेंगे, है ना, जंगलों में क्यों शिकार करने जाएंगे। जब उनको एक जगह खाना उपलब्ध हो जाएगा आसानी से तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं। सो किसी भी सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि यही फंडा काम किया, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कहें, अगर हम कहें इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वो वो भी एक नदी किनारे थी, वो थी आपको नील नदी के किनारे। आप अफ्रीकन महादेश में जाएंगे, वहाँ पे एक इजिप्ट नाम का देश है, मिस्र, और मिस्र में एक नदी बहती है, नील नदी। कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदियों में से ये लंबी नदी है, और इसके किनारे ये सभ्यता बसी थी। वहीं हम बात करेंगे, चाइनीज़ सभ्यता भी थी होंगहो नदी के किनारे। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता आप देखेंगे, जो अभी का प्रेजेंटली आप इराक और ईरान वाला क्षेत्र देखते हैं, तो वहाँ पे यूफ्रेटिस नदी के किनारे दो नदियाँ थी, यूफ्रेटिस और एक और नदी थी। तो ये सारी सभ्यताएं जो है उसी के समकालीन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का संबंध का काल लगभग 2500 के आसपास में है, और उससे भी पुराना हम जाते हैं तो मेसोपोटामिया लगभग 4000 साल के पहले है, लेकिन वो चलता रहा, उसके समकालीन भी आया, और मिस्र की सभ्यता भी उसी के आसपास की है। और ऐसे सबूत मिले हैं कि दोनों सभी सभ्यताओं के बीच में एक व्यापार हुआ करता था। तो बेसिकली द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक अर्बन सभ्यता थी। एंड अर्बन सभ्यता मतलब कि ये एक शहरी सभ्यता थी। तो शहरी कहने का क्या मतलब होता है, शहर में हम क्या फैसिलिटी देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी। विलेज में आप देखते हैं कि लोग जनरली they are based on the occupation is based on एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ साथ वो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता है, एक जगह वो इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल एग्रीकल्चर ही माध्यम नहीं था आजीविका का माध्यम बहुत सारे छोटे मोटे अन्य साधन भी थे, जिसमें कि व्यापार भी उनमें से एक था। विभिन्न तरह की काश्तकारी, विभिन्न तरह के छोटे मोटे उद्योग थे। तो इन उद्योगों का संबंध क्या होता था, व्यापार से होता था, और वो ट्रेड करते थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे और उससे वो अर्निंग करते थे। तो सेटलमेंट देखें कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो उसका जो सेटलमेंट है जस्ट लाइक अ अर्बन, कि शहरों में हम देखते हैं कि घर जो होता है वो एक के बाद एक बन जाती हैं, सटे सटे होती हैं, और एक रोड होता है, कनेक्टिविटी,
वहाँ भी इसी तरह का एक वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम था, कनेक्टिविटी थी। और उस रोड सिस्टम से सभी घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। घर ऐसे बने हुए थे, इस तरह से उनका विस्तार था कि सभी सभी एक दूसरे से सटी हुई थी। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके डिटेल्स को जानते हैं। सो द हड़प्पन सील की बात हो रही है। हड़प्पन सील इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूनिक artifact of the Harappan civilization. It is made of a stone which is called statellite. Seal contain the animal motifs and the sign from script that remain undepicted. सील का मतलब क्या होता है? सील जो थी, सील का मतलब एक पहचान चिन्ह कह सकते हैं, मुहरे कह सकते हैं। तो उन मुहरों पे वो एक यूनिक आर्टिफैक्ट था, एक अलग तरीके का एक कह सकते हैं मुद्रा या पहचान चिन्ह। उसमें क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के चिन्ह मौजूद थे। उस चिन्ह पे हम देखते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ था। तो वो एक मटेरियल है, उसका नाम है स्टेटाइट, स्टीएटाइट। तो स्टीएटाइट जो होता था एक मटेरियल होता था, सॉफ्ट हार्ड मोल्डेड। तो उसमें क्या किस चीज़ का चिन्ह है, उसमें हम देखते हैं एनिमल्स मोटिव्स का चिन्ह है, साइन है। अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, एनिमल्स का चिन्ह है। आपने एक मूवी देखी होगी, दैट वाज द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का ही एक बड़ा सा शहर है। और उस मोहनजोदड़ो में वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डिपिक्शन उस फिल्म में दिखाया गया है। तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें मोहर्स में हिरन होते हैं, हिरन का चिन्ह होता है और भी कुछ कुछ। तो जस्ट एनिमल्स जो थे वो इसी तरह के, वहाँ पे इस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे। वो एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक कह सकते हैं कि वो एक साइन था, जिसको अभी तक ठीक ढंग से, और बहुत कुछ लिखा हुआ है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है। So we the people of the world know a great deal about the lives of the people lived in the great region in the past, from what they left behind, their houses, pots, jewelry, tools, weapons and the seals. तो हम देखते हैं कि जो लोग थे वो क्या थे कि वो बहुत सारे जैसे जैसे हमारा संसार बढ़ता है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो बहुत सारे चिन्ह ऐसे रह जाते हैं, बच जाते हैं सिविलाइजेशंस के। अगर पूरी सभ्यता ही ख़त्म हो जाए, एक लोग भी ना हो बचे, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैसे उसका अध्ययन करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे? तो उसके बारे में हमें पता चलता है वहाँ उनकी द्वारा यूज की गई वस्तुओं से। जैसे वो किस तरह के पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे। घर तो टूटता नहीं है, जनरली उसके अवशेष रह जाते हैं। सो किस तरह से की ज्वेलरी वो यूज़ करते थे, किस तरह के टूल्स, वेपन्स और सील का इस्तेमाल वो करते थे। सो नाउ इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वी नो अबाउट दिस civilization, how the archaeologists interpret the materials and what changes have taken place. Yes, there are some aspects of the cultures that are still unknown and the some may remain. तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हुए, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई करने के बाद खुदाई से मिले वस्तुओं को वो अध्ययन करते हैं, उसको पुरातत्वविद्ता भी कहेंगे।
तो वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों को अध्ययन किए, बहुत सारे मटेरियल्स को वो खोजे, और खोजने के बाद उसमें देखे कि बहुत सारे जगहों का पता चला, प्लेस का पता चला कि, और बहुत सारे वहाँ के कल्चर के एस्पेक्ट्स को हम देख पाए, समझ पाए कि आखिर वो लोग किस तरह से रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी अननोन है, उसे हम अभी भी जान नहीं पाए हैं. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो इट विल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड.